स्प्रिंग आ गया है, लेकिन यह सूखा सा लग रहा है। मुझे गलत मत समझो, इसमें अच्छे एनिमे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर डीमन स्लेयर और कोनोसुबा जैसे सीक्वल्स हैं। पिछले सीजन की तुलना में बहुत कम नए एनिमे हैं और उनमें से मेरी राय में बहुत कम देखने लायक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। よし行くぞ क्योंकि इस सीजन में हमें ढेर सारे सीक्वल्स मिले हैं, तो आइए उनसे शुरुआत करते हैं। काफी पॉपुलर कोनोसुबा गॉड्स ब्लेसिंग ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड सीजन 3 के साथ वापस आ गया है। अब कुछ साल हो गए हैं जब हमने आखिरी बार सीजन 2 में कजुमा और उसकी गैंग को देखा था, और मूवी फैंस और भी ज्यादा के लिए एक्साइटेड हैं। ड्राइव, वह स्टूडियो जिसने टू योर इटर्निटी सीजन 2 और कोनोसुबा स्पिन ऑफ पर काम किया था, नए सीजन के लिए वापस आ गया है। सुपर पॉपुलर शोनेन डीमन स्लेयर भी द 12th of May को हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के साथ वापस आएगा। पिछला सीजन कुछ खास नहीं था जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। यूफोर्टेबल सीरीज का एनिमेशन स्टूडियो बना हुआ है, इसलिए हम बाकी हाशिरास को इस आर्क में देखने के लिए एक्साइटेड हैं। Our dream will become a reality. पॉपुलर शोनेन एनिमे की बात करें तो माई हीरो एकेडेमिया सीजन 7 के साथ लौट रहा है। मिडोरिया और उसके दोस्त शायद अब तक की सबसे जरूरी लड़ाई से गुजरे हैं, जहां दोनों साइड्स में नुकसान के साथ ऐसी तबाही है। माई हीरो एकेडेमिया के सीजन 7 का प्रीमियर द 4th of May को होगा। मुझे दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम की वापसी की ज्यादा उम्मीदें हैं। होली एम्पायर के खिलाफ रिमूरू की लड़ाई का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है, और यह प्रोमोस के आधार पर एक एपिक क्लैश का रूप ले रहा है। लगभग 24 से 26 एपिसोड्स के साथ कहानी में देखने के लिए काफी कुछ है। 行きますか行きますか हमारी फेवरेट कैंपिंग बर्ड्स लेट बैक कैंप सीजन 3 में वापस आ गई हैं। सीरीज रिन और उसके दोस्तों को फॉलो करती है, क्योंकि वे एक साथ और ज्यादा कैंपिंग एडवेंचर्स को शुरू करते हैं। अगर आप इस स्प्रिंग सीजन में हल्के फुल्के जीवन की तलाश में हैं, तो लेट बैक कैंप एक बेहतरीन चॉइस है। って感じじゃん結婚してくださいはい ओह, हम रूडियस को कैसे भूल सकते हैं। सीजन 2 के पहले पार्ट में आखिरकार उसे अपनी जिंदगी का प्यार मिल गया और उसकी हालत भी ठीक हो गई है, इसलिए अब वह अंततः अपनी मां को ढूंढने के अपने मिशन पर वापस जा सकता है। मुझे लगता है कि इस पार्ट में निश्चित रूप से कुछ हैरतअंगेज एक्शन होगा जो सीजन 1 से गायब है। मैंने इन एनिमे का पूरा रिकैप भी अपलोड किया है ताकि आप उसे देख सकें। 大丈夫任せてください इनके अलावा The Irregular at Magic High School Season 3, The Duke of Death and His Maid Season 3, Black Butler, Public School Arc, The Misfit of Demon King Academy Season 2 Part 2, Date A Live Season 5 और Sound Euphonium Season 3 भी है। काइजू नंबर 8 इस सीजन का मस्ट वॉच ओरिजिनल एनिमे है। एक आदमी के काइजू बनने और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक एलीट फोर्स में शामिल होने का प्लॉट मुझे अच्छा लग रहा है। शुरुआती एपिसोड्स धमाकेदार रहे हैं, जिसमें सरप्राइजिंग हार्टफेल्ट कैरेक्टर मोमेंट्स के साथ गजब का काइजू एक्शन भी शामिल है। निश्चित रूप से ये मेरी बुक में शामिल होगा। I am not giving up no matter what! 風林高校さくらはるかだ अगला है विंड ब्रेकर। यह एक स्टूडेंट हारुका को फॉलो करता है जो डेलिंक्वेंट से भरे हाई स्कूल में शामिल होने का फैसला करता है ताकि वह मजबूत हो सके और बेस्ट में से बेस्ट बन सके। यह टोक्यो रिवेंजर्स जैसा है, लेकिन उससे बेहतर है। क्लोवर वर्क्स इस सीरीज का एनिमेशन प्रोडक्शन संभाल रहा है, इसलिए हमें कुछ अद्भुत और एक्शन से भरपूर विजुअल्स देखने की उम्मीद है।
怪人が勝つ展開。 मैं मानता हूँ सबसे पहले मैं ही गो गो लूजर रेंजर देखते सो गया था। यह सीरीज लो लेवल मॉन्स्टर्स में से एक डी को फॉलो करती है, जो हर हफ्ते दुनिया के गार्डियंस द ड्रैगन कीपर्स से हारने का नाटक जारी रखने में मदद करता है। डी सबसे बढ़िया मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन वह ड्रैगन कीपर्स में घुसपैठ करने में कामयाब रहता है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि सीजन के आगे बढ़ने पर वह कैसे सिचुएशन को बदलने का प्लान बनाता है। もうしまいだ。ネタ切れだネタ切れ。一つは医師、薬剤師。 यदि आप शराब पीने की उम्र के हैं और अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो यह नई सेनन सीरीज आपके लिए सही हो सकती है। बारटेंडर ग्लास ऑफ गॉड रियू को फॉलो करती है, जो एक अद्भुत बारटेंडर है जो अपने बार में आने वाले किसी भी इंसान के लिए परफेक्ट ड्रिंक्स बनाता है। अब तक बारटेंडर ग्लास ऑफ गॉड में एक आरामदायक माहौल है और हमें बड़ी संख्या में सपोर्टर्स के देखने की उम्मीद है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, रियू प्रोग्रेस करता रहेगा है। 高所恐怖症なんです。神のグラス एक्शन की ओर रुख करते हुए रीमॉन्स्टर डार्क फैंटेसी आई स्काई लाइट नॉवेल्स को अपनाना एक अच्छा सरप्राइज रहा है। कनाता या गोबूरा के पास स्मार्ट टैक्टिक्स और ओवरपावर्ड एबिलिटीज है, जिससे वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है, जिससे वो एक एंटरटेनिंग प्रोटैगनिस्ट के रूप में सामने आता है। यूनिक स्कूल बैटलग्राउंड बैकड्रॉप के साथ ब्लू आर्चिव ने भी अब तक कुछ सॉलिड एक्शन दिखाया है। हालांकि कहानी के लिहाज से कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है, एनिमेशन क्वालिटी और कोरियोग्राफी ने मुझे इसे वापस देखने पर मजबूर कर दिया है। एन आर्चडीमन्स डिलेमा, हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड और मिशन, योजाकुरा फैमिली जैसे कुछ और एक्शन एनिमे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। It's getting dangerous and fun. सीजन के हमारे मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यू एडवेंचर एनिमे में से एक है सैंडलैंड द सीरीज, जो लेजेंडरी अकीरा तोरियामा द्वारा बनाई गई है। भगवान उन्हें शांति दे। सीरीज राव नाम के एक शेरिफ की कहानी है जो कुछ रहस्यमय राक्षसों की मदद से वाटर सोर्स की तलाश में जाता है। इसके और रीसेंट ट्रिगन स्टैम्पीड के बीच 3D एनिमेशन इसे आगे बढ़ा रहा है और यह देखना रोमांचक होगा कि यह यहां से कहां जाता है। As a reincarnated aristocrat, I'll use my appraisal skill to rise in the world. यह एक आइस्काई एडवेंचर एनिमे है जिसमें एक ऑर्डिनरी सैलरीमैन एक दिन मर जाता है और एक नोबल के बेटे आर्स लुवेन के रूप में पुनर्जन्म लेता है। हालांकि वह जादू या तलवारबाजी में इतना टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उसके पास एक स्किल है जो किसी और के पास नहीं है, अप्रेजल। इस एबिलिटी को यूज करके आर्स किसी इंसान की करंट स्ट्रेंथ, उनमें कितना पोटेंशियल है और उनमें कितना टैलेंट है, यह बता सकता है।なるほど、これが原因。 ये एक तरह से मिस्ट्री की कैटेगरी में आता है, लेकिन यह एकमात्र मिस्ट्री एनीमे है, इसलिए मैं इसे इस लिस्ट में जोड़ रहा हूं। मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस। सुमिरेको ओगावा एक बिजी बुक स्टोर की क्लर्क है जो जवानी में अपनी राइटिंग सक्सेस के बाद नॉवेलिस्ट बनना चाहती है। जब शहर में चारों ओर अजीब घटनाएं सामने आने लगती हैं, तो वह अपने कोवर्कर रेन आडाशिनो के साथ मिलकर उसे देखने जाती है। लेकिन रेन अपना एक राज छिपा रहा है। सीक्रेट नॉलेज की अपनी कंबाइंड स्किल्स के साथ जब वे इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उन्हें क्या पता चलेगा। कुछ और एडवेंचर एनिमे हैं। स्पाइस एंड वुल्फ, मर्चेंट मीट्स द वाइज वुल्फ, अननेम्ड मेमोरी एंड ट्रेन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। Jellyfish can't swim in the night, जो ओशिनो क्यो के स्टूडियो की एक नई ओरिजिनल ड्रामा सीरीज है। यह एक स्टूडेंट माहिरू की कहानी है जो एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर से मिलने तक आर्ट के प्रति अपना कॉन्फिडेंस और पैशन खो देती है। दोनों अपने ट्रायल्स और कठिनाइयों से उबरते हैं और चीजों को बदलने का फैसला करते हैं। अब तक सीरीज में सुंदर विजुअल्स हैं जिसमें आर्ट और म्यूजिक को अच्छी तरह से दिखाया गया है। अगर आप ओशिनो क्यो के फैन हैं
तो आपको निश्चित रूप से जेलीफिश कैंट स्विम इन द नाइट को देखना चाहिए। それは何やってるんだろう、バカじゃないの。 अगला है गर्ल्स बैंड क्राई। इसकी मेन कैरेक्टर अपने सेकेंड ईयर में ही हाई स्कूल छोड़ देती है और टोक्यो में अकेले काम करते हुए एक यूनिवर्सिटी में जाने का प्रयास करती है। एक लड़की को उसके दोस्तों ने धोखा दिया है और वह नहीं जानती कि वह क्या करे। एक और लड़की को उसके माता पिता ने छोड़ दिया है और वह पार्ट टाइम जॉब्स करके शहर में सरवाइव करने की कोशिश करती है। यह दुनिया हमें हर समय निराश करती है, कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं होता। इसीलिए वे अपना खुद का बैंड शुरू करते हैं और गाते हैं। मुझे इस एनिमे से बॉकी द रॉक जैसी वाइब मिल रही है। 私は先輩に一目惚れをしました。 रोमांस की लिस्ट में हमारे पास विस्पर मी अ लव सॉन्ग है। योरी असाना कई मायनों में एक मैच्योर लड़की है, लेकिन रोमांस के मामले में वह अभी भी सीधी है। ये फीलिंग तब प्रूव होती है जब एक अंडर क्लासमैन हिमरी कीनो अचानक उससे प्यार का इजहार करती है। कंफ्यूज्ड और सरप्राइज्ड योरी अपनी दोस्तों से बात करती है, लेकिन वे यह कहकर उसे चिढ़ाते हैं कि वह प्यार का एक्सपीरियंस कर रही है। योरी जल्द ही अपना मन बना लेती है और हिमरी की फीलिंग्स को लौटाने की कोशिश करती है, लेकिन घटनाओं के एक मोड़ में उसे एहसास होता है कि हिमरी को जो पसंद था वह वो नहीं बल्कि उसका म्यूजिक था। 新婚旅行行くのばあ様 ये मजेदार है। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। जहां तक उन्हें याद है, शूजू और ईने सेतु की शादी खुशी से चल रही है। बुढ़ापे में झुर्रियों और हाथों के फटने के बावजूद उनके प्यार की ताकत उनके प्रेशियस बॉन्ड से स्पष्ट होती है। और फिर एक दिन अचानक वे जागते हैं और पाते हैं कि वे फिर से जवान हो गए हैं। अपने नए युवा और अट्रैक्टिव शरीर के बावजूद शूजू और आइन पहले जैसे ही बने हुए हैं। ये एनिमे इस यंग ओल्ड कपल को फॉलो करता है, जहां वे अपने रोज के जीवन के बारे में सोचते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं और यंगस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस को अस्वीकार करते हैं। じいさま、素敵だね。おはようございます。 अगला स्टूडियो अपार्टमेंट, गुड लाइटिंग, एंजल इंक्लूडेड है। शिंतारू तोकुमित्सु एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जो बिल्कुल अकेला रहता है, लेकिन चीजें अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती हैं जब तोवा नाम की एक लड़की उसकी बालकनी में आती है। न केवल वह प्योर और स्वीट है, बल्कि उसके बारे में कुछ अलग भी है, कुछ दिव्य। शिंतारू का नया रूममेट कौन है और हमें कुछ और अच्छा देखने को भी मिल सकता है। はじめまして。好きです。 और आखिरी है अ कंडीशन कॉल्ड लव। होटारू हिनेसी एक फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपने परिवार और दोस्तों को बाकी सबसे ऊपर महत्व देती है। रोमांस को समझने में असमर्थ, उसने फैसला किया कि वह प्यार में पड़ने के अनुभव के बिना ही संतुष्ट रहेगी। अगले ही दिन हानानोई होटारू की क्लासरूम में आता है और उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। रिजेक्ट होने के बावजूद हानानोई होटारू के साथ में मजबूती से खड़ा रहता है और उसे खुश करने की उम्मीद में सेल्फलेस रहता है। होटारू को ऐसे इमोशंस महसूस होने लगते हैं जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किए थे। विश्वास है कि ये इमोशंस प्यार में विकसित हो जाएंगे। तो ये थे इस स्प्रिंग सीजन 2024 के कुछ खास एनिमे। इनमें से आपके मोस्ट एंटिसिपेटेड शोज कौन से हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपने इस ओवरव्यू को एंजॉय किया तो उस लाइक बटन को दबाएं और आने वाले और भी एनिमे ब्रेकडाउन्स और रिकमेंडेशंस के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।